साथियों, स्वागत है आज आपका हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज हम इनसे जानेंगे कि सर, आप ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन हुआ इंडिया गठबंधन के पूरे अलायंस का, तो खड़गे जी उसमें एक मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आए। क्या खड़गे जी को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का स्वागत है। कल निश्चित तौर पे जिस तरीके से जंतर मंतर पे एक जो प्रोटेस्ट हुआ सरकार की तानाशाही के खिलाफ और जो हमारे 143 सांसद बर्खास्त किए गए हैं, लोकशाही को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको लेके सारे गठबंधन के सभी दलों के जो नेता थे वो लोग वहाँ पहुँचे और सबने अपनी अपनी बात रखी और काफ़ी मिला जुला और अच्छा उसका रिस्पांस देखने को मिला। आम जनता भी वहाँ पहुँची है। और दूसरा जो सवाल है गठबंधन को लेके, तो गठबंधन की जो इस बार की बैठक रही तो बड़ी सकारात्मक रही। जिस तरीके से गोदी मीडिया खबरें एजेंडे बना रहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब हमारे गठबंधन में 2 दल और शामिल हो गए। पहले 26 दल थे, अब 28 दल हो गए हैं। और इसमें जो गोदी मीडिया कह रहा था कि केजरीवाल और ममता बनर्जी जी की जो है महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, तो उनको बड़ा ही दुख होगा ये सुन के कि इन दोनों लोगों ने कहा कि खड़गे साहब सबसे सीनियर लीडर है, दलित चेहरा है और इनका सबसे लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, तो खड़गे साहब को ही प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए और विपक्ष का जो है मुख्य चेहरा खड़गे साहब हो। हालांकि इस पे हमारी अभी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस पे फैसला लिया जाना है और इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पे चर्चा होनी है। सीटों को लेके बंटवारे पे भी बात होनी है और मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी उभर के कि गठबंधन का प्रमुख चेहरा एक रहेगा या 4-5 चेहरे रहेंगे। वैसे मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव ये है कि 5-6 चेहरे रहने चाहिए गठबंधन के। फिर उसमें से जनता जिसे पसंद करेगी एक पोलिंग करवा ली जाए कि भाई जनता किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है, जनता किस में दिलचस्पी ले रही है, तो उसको प्रधानमंत्री चेहरा बना दिया जाए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि हम बीजेपी को और एनडीए अलायंस को कैसे हटाएं, क्या हमारे मुख्य मुद्दे रहें, कैसे हम जनता के बीच में जाएं और कैसे अपने जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने रखें, जिससे कि जनता को हमारे ऊपर भरोसा हो। हमारा जो मुख्य फोकस है वो इस तरफ होना चाहिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। 5 राज्यों में भी वही मुद्दे कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के नेताओं द्वारा उठाए गए। वहां पे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक राज्य में जीत मिली है, बाकी 4 राज्यों में देखा जाए तो करारी हार मिली है। तो आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है तो उस पर उसको वोट नहीं मिलेगा और कांग्रेस को कुछ हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो मुद्दे लेके चल रही है उसकी जगह? देखिए, ये कहना तो बेईमानी होगा कि साहब कांग्रेस में जनता दिलचस्पी नहीं ले रही, पहली बात। दूसरा, जो आपने कहा कि गठबंधन चुनाव लड़ा, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। गठबंधन हमारा 2024 के लिए बन रहा है। हाँ, अगर गठबंधन चुनाव लड़ता तो निश्चित तौर पे तस्वीर अलग होती, जो हमें चुनाव के बाद देखने को मिली, क्योंकि हमारा कुछ जगह थोड़े थोड़े वोटों से नुकसान हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां लगभग 1% वोट हमारा कम रहा है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान सहना पड़ा। और तमाम सीटें ऐसी रही हैं तीनों राज्यों में जहां हार जीत का जो अंतर था वो बहुत कम था। अगर हम थोड़ा सा और वर्कआउट करते, थोड़ी और मेहनत करते, तो हमें लगता है कि अपेक्षाकृत जो परिणाम है वो हमें और अच्छे मिलते। और इसमें बात एक और कहना चाहूंगा कि जो जनता के मुद्दे हमने जो जनता के समक्ष रखे, तो उन मुद्दों को जनता ने बहुत संजीदगी और गंभीरता से लिया। चाहे वो पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सस्ते सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे सस्ती बिजली का मुद्दा है, सभी मुद्दों को जनता ने मुद्दों में पूरी दिलचस्पी ली। नहीं तो हमें इतने वोट नहीं मिलते। ये सब अगर हमारा ओवरऑल वोट परसेंटेज देखा जाए तो हमारा वोट बहुत अच्छा है। बस ये है कि हम उसको सही जगह, कहते हैं ना कि सही टाइमिंग और सही स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, तो वो हमारी रणनीति कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुई और हाल निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें सिखाती है। हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस के हिसाब से ही आगे जो हमारा लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। पुरानी गलतियों से हम लोग सीखेंगे और इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ जनता के मुद्दे रखेंगे। ये सब मुद्दों पे तो जनता नकार चुकी है ना कांग्रेस को, तो कांग्रेस इसके अलावा कोई और मुद्दे सोच रही है? क्योंकि आगे चल के राम मंदिर का भी शिलान्यास होने वाला है, भी यही है, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या राम मंदिर तो क्या कांग्रेस के पास राम मंदिर के मुद्दे जैसे बड़े मुद्दे की कोई काट है? देखिए, मैं आपको बताऊं, धर्म हमेशा आस्था का विषय रहा है। मैं हर बार कहता रहा हूं, राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बनना था, हमने दरवाजे खुलवाए, गेट हमने खुलवाया, कोर्ट के थ्रू मंदिर के लिए फैसला आया और वो तो बनना ही था, सरकारें चाहे कोई भी होती। अब बीजेपी उसका प्रचार कर रही है, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है, जबकि इनको वोट जो है वो विकास के नाम पे मांगना चाहिए था। अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से वोट मांगना चाहिए था। 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेके अगर सरकार वोट मांगती है तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य होना चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उनमें जनता को दिलचस्पी नहीं है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस समय देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातिगत जनगणना है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि हमारा देश आजाद हुए 76 साल के लगभग हो गए। 1947 में देश आजाद हुआ था और 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं। और तब से लेके अब तक हम घोड़े, हाथी, ऊंट और तमाम जानवर, पक्षी, इन सब की गिनती कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो हमारा दलित है, जो हमारा पिछड़ा है, आदिवासी है, शोषित है, वंचित है, अल्पसंख्यक समाज है, इसकी संख्या कितनी है और क्या वाकई इन लोगों को इन साधनों में, जो देश के साधन है, जो देश के संसाधन है, इसमें भागीदारी मिल पा रही है या इसमें भागीदारी नहीं मिल पा रही है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि देश के तमाम जो साधन संसाधन है, अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, तो उन साधनों संसाधनों में जो हिस्सेदारी है वो चंद लोगों की है, बाकी लोग उस मुख्य धारा से अभी काफी दूर है। तो अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाए तो उसी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो जाए, पता लग जाए कि भाई कितना पिछड़ा है, कितना दलित है, उसको उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाए और जितनी सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी की जाए। और हम ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि इसका लाभ दलित और पिछड़ों को ही मिले। हो सकता है कि जो सवर्ण वर्ग है, हम जो ये मान के चलते हैं कि देश की सारी मलाई सवर्ण खा रहा है, हो सकता है सवर्ण वर्ग ही उससे वंचित हो। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनका एक बहुत बड़ा समुदाय इस लाभ से वंचित हो। तो अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो वो लाभ भी उसको मिलेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इसमें किसी को गुरेज होना चाहिए। आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो, तो क्या कांग्रेस ने जो अभी मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा किया था, क्या उसमें सामाजिक न्याय और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या राहुल गांधी ने उसके हिसाब से टिकट का बंटवारा किया था? देखिए, वहां पे कमलनाथ जी ने टिकटों का बंटवारा किया और कमलनाथ जी ने जो टिकटों का बंटवारा किया और उसके बाद जो परिणाम रहे, उन परिणामों से हमने देखा कि जो कमलनाथ जी की स्ट्रेटेजी रही वो वन मैन शो रहा मध्य प्रदेश में। हम तो बराबर कहते रहे कि साहब राहुल गांधी जी ने जो हिस्सेदारी और भागीदारी, जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ा है, जो रायपुर में हमारा शिविर हुआ था जिसमें बात हुई थी कि हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी, संख्या के हिसाब से लोगों को समाहित किया जाएगा, उसकी अनदेखी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश में सिर्फ 55 ओबीसी को टिकटें दी गई, जबकि उनकी संख्या के हिसाब से उनकी 80 से 90 टिकटें बनती थी। अगर उन्हें 80 से 90 टिकटें दी गई होती और थोड़ी सी टिकटें जो है आदिवासियों को बढ़ाई गई होती, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जहां पे आदिवासी रहते हैं और वहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, तो वो स्ट्रेटेजी कमलनाथ जी की और जो प्रदेश कार्यकारिणी थी मध्य प्रदेश की, वो स्ट्रेटेजी उनकी विफल रही। मैं आपको पहले भी कह रहा था, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही
और हम बीजेपी की तरह नहीं है कि जो हम अपनी कमियों को ना स्वीकारें और दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़े। हम बिल्कुल मान रहे हैं कि हमारी वहां पे कमी रही। राहुल गांधी जी ने जो बात कही उस बात को कमलनाथ जी ने दरकिनार किया, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब उसी से सीख लेते हुए मध्य प्रदेश में हमने नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी को बनाया है और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़े समाज से है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो इसमें हमें इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और हमारी जो रणनीति है, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में भी जिम्मेदारी दी है मुझे पार्टी की तरफ से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश ही नहीं, जहां भी हम बीजेपी के साथ हमारा सीधा मुकाबला है वहां पे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पे बीजेपी को हम 2024 में हराने की स्थिति में रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे, और जी, आगे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।